नमस्ते, सदा वसले मातरम हूँ मैं। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विशिष्ट विषय पर और गंभीर विषय है। ख़ास तौर से भारत के मुसलमानों को ये समझना अति आवश्यक है। भारत के उन लोगों को भी ये समझना आवश्यक है जो लोग भारत में टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, और जो लोग भारत में कन्वर्जन चला रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक है, और जो लोग कन्वर्जन रोक रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक है। जो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं उनके लिए भी आवश्यक है, और जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। विषय ये है कि ये सर तन से जुदा होने के नारे शुरू होते हैं। किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, कुछ कह दिया। उससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि कुरान का अपमान कर दिया। अब कुरान का अपमान से बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता, इस्लाम में तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुरान के अपमान के बावजूद क्या उन लोगों को गले लगाया जा सकता है जो राज्य कुरान के अपमान की लिखित अनुमति दें और उसके बाद कोई कार्रवाई ना करें? ओआईसी जो इस्लामिक देशों का संगठन है वो उसका विरोध करे, और विरोध करने के बावजूद कोई एक ऐसा देश जो इस्लाम का पुरोधा अपने आप को कहता हो और ये कहता हो कि वो फिर से ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेगा, वो उस कंट्री को गले लगा ले विरोध के बावजूद। तो आप सोचते हैं कि आखिर ये है क्या? तो उसके लिए हमें इस्लामिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा इन देशों का, और जो गतिविधि चल रही है वो समझनी पड़ेगी। हुआ क्या, हम सबको मालूम है कि स्वीडन में एक घटना हुई, बहुत बड़ी घटना थी। वो संसार के लिए पहली बार वो घटना थी। हालांकि कुरान पहले भी लोगों ने जलाई होगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन राज्य आदेश दे, न्यायालय की अनुमति से कोई जलाए और बाकायदा वो व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करता है ऐसा दावा करे और अपने देश से अनुमति ले, अनुमति न मिले तो वो न्यायालय जाए, न्यायालय से अनुमति ले, और न्यायालय से अनुमति लेने के बाद कुरान को जलाए, पन्ने फाड़ फाड़ के। मतलब क्या कहा जा सकता है। ये घटना हो गई। होने के बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री, अब ये स्वीडन की घटना है, स्वीडन के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई ये है तो बुरा, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे यहाँ है और लोगों को ऑटोनॉमी टाइप की है, इसलिए ये लीगली गलत नहीं है। हालांकि बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ा। इसलिए गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि उसकी सिक्योरिटी का विषय आ गया था, उसके ऊपर हमले होने की संभावनाएं थी, और राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि वो किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रोवाइड करे। तो सबसे अच्छा सुरक्षित स्थान तो जेल ही होता है। तो उस व्यक्ति को किसी न किसी वजह से उन्होंने उसको जेल में उठाकर डाला। हालांकि मुस्लिम जगत ने कहा कि भाई ओआईसी ने विरोध किया था इसलिए डाला गया। उनका कहना था कि नहीं, इसलिए डाला गया क्योंकि उसके सिक्योरिटी इशू था और मामला गंभीर था। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वह क्या चल रहा है, जो भी हो रहा था। खैर, स्वीडन ने इतना करा तो ओआईसी ने एक बैठक तत्काल बुलाई। ओआईसी ने बैठक बुलाकर उनके जो 57 देश हैं उसमें टर्की भी शामिल है, उसमें टर्की, सऊदी अरबिया सब शामिल है, और सऊदी अरबिया उसका हेड है। अब सऊदी अरबिया की अध्यक्षता में जो ओआईसी चलता है उसने बैठक बुलाकर स्वीडन की गवर्नमेंट को इंडिकेट किया, उनके जो राजदूत थे उन राजदूतों के विषय में कहा, उनसे बुलाकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और सब कुछ किया। कुछ कंट्रियों में उसका विरोध भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ मुस्लिम कंट्रियों में। अब इतना सब कुछ जब कर लिया तो उसके बाद नाटो की बैठक हुई। हम सब जान रहे हैं कि यूक्रेन पर जो एक्शन लिया रशिया ने, उसके बाद स्वीडन और फिनलैंड ने घोषणा कर दी थी कि वो नाटो जाएंगे। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उनकी एक संयुक्त फोर्स है जिसमें अमेरिका हेड करता है, तो उसमें नाटो में शामिल हो गई। यूक्रेन का भी यही था कि वो नाटो में शामिल होगा, लेकिन रशिया कह रहा था यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, सारे ब्रेन और जो प्रोसीजर था वो यूक्रेन में था, इसलिए उसको तो नहीं जाने देंगे। फिर बाद में स्वीडन, हालांकि स्वीडन और फिनलैंड इसका यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, इसलिए लेकिन फिर भी
वो चूंकि नाटो नॉन नाटो कंट्री था, इसलिए स्वीडन और फिनलैंड ने घोषणा कर डाली कि हम जाएंगे, उनको प्रोविजनल सदस्यता में मिली। नाटो की एक खास बात है कि नाटो के जो 31 सदस्य हैं, उन सदस्यों में एक भी अगर वीटो का इस्तेमाल करता है तो नया सदस्य नहीं आ सकता। उनकी उनकी यूनिटी इस प्रकार की है कि पूरे के पूरे सभी नाटो कंट्री, जो भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब चाहे अमेरिका हो चाहे टर्की हो चाहे कोई भी कंट्री, वो तभी सदस्यता देंगे जब सभी कंट्री एग्री हो जाएंगे। तो टर्की लगातार टर्की और हंगरी तो खुलकर विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन टर्की विरोध कर रहा था। टर्की फिनलैंड को और स्वीडन को नहीं आने दे रहा था। उसका कारण था, उनका मानना था कि स्वीडन में कुर्दिश जो लोग हैं, कुर्दों को उन्होंने आज़ादी दे रखी है, और स्वीडन ने भी एक्शन लिया था, टर्की का सामान इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, टर्की के साथ संबंध कम कर दिए थे, और कुर्दिशों को वहाँ पर रखा गया था। कुर्दिशों को जो पकड़ा गया स्वीडन के अंदर, उनको टर्की मांग रहा था तो उन्हें देने से मना कर दिया। टर्की लगातार मांग रहा है कि ये युद्ध अपराधी हैं ये हमारे अपराधी हैं। लेकिन स्वीडन का कहना था कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुर्द भी यहाँ स्वतंत्रता से रह सकते हैं और तुर्क भी रह सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं। इस बात को लेकर टर्की लगातार स्वीडन का विरोध कर रहा था, लेकिन अचानक उसके बाद ही कुरान जल गई। और ऐसा भी कहते हैं कि टर्की को जलाने के लिए कुरान जलाई गई थी, मतलब टर्की को संदेशा देने के लिए कुरान जलाई गई थी, क्योंकि टर्की नाटो में उनकी सदस्यता के लिए विरोध कर रहा था। तो लोग कह रहे थे कि हम टर्की में जो चलता है, टर्की का जो रिलीजन है, रिलीजन कारणों से कर रहे होंगे, हम वो करेंगे। कुर्द वहाँ रहते हैं, कुर्द भी कुरान को मानते हैं, ऐसा नहीं है। कुरान जलाने के बाद तो ये लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू किया था कि अब टर्की और बड़ा विरोध करेगा, और टर्की तो अब तो नाटो में इनकी एंट्री लगभग असंभव है। नाटो की बैठक हुई, सदस्यता के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने ऑलरेडी डाल रखा है। आर्दोजन उस बैठक में थे, आर्दोजन ने अचानक अप्रूवल दे दिया। एर्डोजन या आर्दोजन, जो भी उनका शब्द नाम इस्तेमाल कर लें, टर्की के शासक ने ये बात घोषित कर दी कि हम स्वीडन को इस देश में, इस नाटो सदस्यता देने के लिए सहमत हो गए। एकदम ये तो उजाले की तरह था, संसार के लिए ये बिग न्यूज़ थी, खासतौर से इस्लामिक कंट्रियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि भाई ऐसे टर्की कैसे एग्री हो सकता है। टर्की की खास बात यह है कि वो इधर इस्लामिक कंट्रियों में भी रहता है और वो उधर नाटो में भी रहता है, क्योंकि टर्की को गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। यानी कि जब आप नीचे खाड़ी से आगे जाएंगे तो यूरोप में घुसने के लिए टर्की इस्लामिक भी है और टर्की आधुनिक भी है, यानी कि वो उनको भी देखता है। लेकिन टर्की का ये जो सपना है, ऑटोमन एम्पायर जो हुआ करती थी, एक समय पर दो बड़ी एम्पायरें हुआ करती थी संसार में, ऑटोमन एम्पायर और कुर्दिश एम्पायर। तो ये आज का उनका झगड़ा नहीं है। ऑटोमन एम्पायर को लीड करता था टर्की और कुर्दिश एम्पायर थी, जो उज्बेक और इधर के लोग हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में लंबा संघर्ष होता था लगातार, दोनों विश्व पर, इस्लामिक जगत पर कौन कब्जा करके रखेगा, कौन यहाँ पर शासन करेगा। तो वो अंग्रेज़ों के या यूरोपियंस के खाड़ी में घुसने से पहले, खाड़ी पर यूरोपियंस ने कब्जा करके रखा था, जैसे भारत पर कब्जा करके रखा था, वैसे वहाँ भी वो तो शुक्र है रशिया का और यूएनओ का कि यूएनओ बन रहा था वर्ल्ड वार के बाद, तो ये तय हो गया कि उपनिवेशवाद खत्म होगा। तो उस उपनिवेशवाद को ख़त्म करने के उद्देश्य से सभी देश, जो अंग्रेज़ों ने 57 देश कब्जा करके रखे थे, यूरोपियंस बाकी कंट्रियों ने जो कब्जा करके रखा, सबको स्वतंत्रता मिली। उसमें खाड़ी के देश भी स्वतंत्र हो गए। लेकिन उसके बाद लड़ाई तो पुरानी है, लड़ाई तो रिलीजन की है, रिलीजन की लड़ाई चलती रही। तो दोनों, इधर से उज्बेक लड़ रहे थे, उधर से वो ऑटोमन लड़ रहे थे। अभी भी वही लड़ाई चल रही है कि सब कुर्दिश के साथ, कुर्दों के साथ उनका झगड़ा है। उनका कहना है कि कुर्द हमारी अंपायर के सबसे बड़े दुश्मन है टर्की के। तो टर्की ने कुर्दों को पकड़ने के लिए स्वीडन को दोषी ठहराया। कुर्दों को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो स्वीडन दे रहा है, इसलिए स्वीडन का यही है। अब अचानक क्या हो गया कि भाई कुर्द तो दिए नहीं उसने, और उधर कुरान और उसने जला दी, फाड़ दी, और उसके बावजूद अब उसको सदस्यता देने के लिए टर्की तैयार हो गया है। टर्की तो छोड़ दीजिए, इस्लामिक कंट्रियों में एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो अपॉर्चुनिस्ट ना हो। अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए। टर्की की 2-3 बातें हैं। एक बात तो यह है कि टर्किश एम्पायर और आज का जो नया गुरु है या जो नया लीड करने वाला ओआईसी को है, वो तो सऊदी अरेबिया है।
जहाँ मक्का और मदीना है। कुछ लोगों का कहना है कि मक्का मदीना भी सऊदी अरेबिया में नहीं है, वो कहीं और था, ये तो सऊदी अरेबिया ने नया बना लिया अपने यहाँ, सऊदी अरेबिया उसको लीड करने लगा। तो वो जो सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है, जिसको टर्की लीड करना चाहता है, उसके बीच में टेंशन चल रहा है। तो इधर ओआईसी लीड कर रहा है सऊदी अरेबिया, और उधर टर्की नाटो में है। तो टर्की ने ओआईसी की जो सऊदी अरेबिया हेड कर रहा है उसको हो सकता है नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन भैया कुरान तो आपकी भी ग्रंथ है, कुरान तो आपके लिए भी है, तो आपने क्यों कुरान को क्यों जलने दिया? कुरान को जलाने वालों को क्यों सदस्यता दी? तो लोग कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया गया था टर्की बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन में भाग ले ले, और यूरोपियन यूनियन में मोस्टली नाटो कंट्रीज़ हैं। तो अगर ये इधर नाटो में सदस्यता दे देगा तो वो उधर हो सकता है यूरोपियन यूनियन का रास्ता खुल जाए, इसलिए ये समझौता किया गया। लेकिन इसके पीछे का एक बड़ा लॉजिक जो अपने को समझ में आया कि भाई क्या कुर्द जो हैं वो तुर्क नहीं हो सकते? क्या तुर्क कुर्द नहीं हो सकते? उसका एक बड़ा भारी इलस्ट्रेशन है। हम लोग सोचेंगे तो मतलब आप विश्वास करिए कि कैसा लगेगा। ईरान आज का हम सब जानते हैं शिया बाहुल्य कंट्री है ईरान, और एक ही शिया बाहुल्य कंट्री, हालांकि अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, इधर भी शियाज बहुत बड़ी संख्या में हैं, अल्बानिया, लेकिन उनका हेड, जैसे भारत अगर हिंदुओं के देश की बात करेंगे तो भारत हेड करता है संसार में। मॉरिशस में हिंदू हो सकते हैं, मालदीव में हिंदू हो सकते हैं, नेपाल में हिंदू हो सकते हैं, और कंट्रियों में भी हो सकते हैं, लेकिन उनको लीड भारत ही करता है। वैसे ही ईरान शियाओं को लीड करता है। अब शिया, क्या वो जन्म से शिया थे? शिया मार्जिन में है तो एक कंट्री शिया का कैसे बन गया? मैं आपको बताता हूँ, 16वीं सदी शुरू होने से पहले, यानी कि 1501 से पहले 1499 तक, ईयर की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी ईयर की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी ईयर की 1499 तक वो सुन्नी थे। सुन्नी में सफ़ी और दूसरे वो जो हमारे यहाँ फॉलो करते हैं भारत में, ये दो प्रजातियाँ हुआ करती थी। तो शफ़ी, हमें आपको सुन्नियों में 4 ग्रुपों की बात बता दूं, हनफी, शफ़ी, मालिकी और हनबली, ये 4 हैं। इनमें से शफ़ी और ये दूसरा ग्रुप हनफी, ये वहाँ पर प्रिवेल करते थे। हनफी संसार में सबसे ज़्यादा है। हनफियों की खास बात थी, अबू हनीफ़ा एक स्कॉलर हुआ करते थे, इमाम मोहम्मद उनके साथ हुआ करते थे, अबू यूसुफ, ये 3 लोगों की एक तिकड़ी थी। उन्होंने 40 लोगों का एक संगठन बनाया था जिसने कुरान को सिस्टमेटिक तरीके से बनाया, जिसने नए इस्लामिक जगत की स्थापना करी। तो इसलिए संसार में सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो वो हनफी पाए जाते हैं। अब लेकिन उधर शफ़ियों का प्रभाव, तो शफ़ी और हनफी वहाँ सुन्नी हुआ करते थे। लेकिन जिस समय वहाँ पर कब्जा हुआ और सफ़ाविद अंपायर खड़ी हुई, सफ़ाविद एम्पायर कहते हैं हम, जब 1501 में शाह इस्माइल ने कब्जा कर लिया, उसने कहते हैं कि उसका विचार ये था कि हम बीच में हैं, एक तरफ टर्की अपने उलेमा भेजता रहता है और उलेमा भेजकर डिस्टर्ब करता है, दूसरी तरफ उधर उज्बेक भी हमें परेशान करते हैं, तो क्यों ना हम आइडेंटिटी ही डिफरेंट कर लें। तो ये जो सफ़ाविद एम्पायर, ये तीसरी एम्पायर खड़ी हुई थी, यानी कि उधर जो 2 एम्पायरें चल रही थी, इनके बीच में तीसरी एम्पायर खड़ी हुई थी। उसका सपना ये था शाह इस्माइल का कि वो अब एक नई एम्पायर बनाएगा। अब नई एम्पायर बनाएगा किसके बीच में? जहाँ पर उसका कब्जा था, ईरान पर उसका कब्जा था। तो उसने क्या किया कि अब 12 इमामों को फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं किया, बोले मुसलमान रहेगा, लेकिन हम 12 इमामों को फॉलो करेंगे। 12 इमामों को फॉलो करने के लिए उसने एक बाकायदा डिपार्टमेंट बनाया। हर ज़िले में एक सदर, हम हिंदुस्तान में भी सद्र, SADR, एक सद्र का अपॉइंटमेंट किया जो रिलीजियस मामलों को देखेगा। ऑफिशियल जो रिलीजन था वो उसने घोषित कर दिया कि भाई ये शिया होगा। इसके अतिरिक्त उसने एक काम और किया, उसने जो उलेमा सुन्नियों के थे उनको 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, कन्वर्ट होकर इमामों को मानना शुरू कर दो। इमाम परंपरा शियाओं में है, 12 इमाम जिसको कहते हैं वो शिया हैं, और जो 4 बड़े ग्रुप हैं वो सुन्नियों में हैं। फिर उनके 72 फिरके हुए, मतलब फिर उनके और टुकड़े हुए, लेकिन 12 इमाम आज भी शिया मानते हैं। और शिया ये भी मानते हैं कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत नज़दीकी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। सुन्नी कहते हैं हमने सुनकर ईमान प्राप्त किया, हमें जो सुनने को मिला उससे हमने ईमान
धारण किया, और शिया ये कहते हैं हम उनके ब्लड रिलेटिव हैं। सफ़ियों में भी प्रॉफिट मोहम्मद के ब्लड रिलेटिव, ऐसा उन्होंने ये शाह इस्माइल ने घोषित किया कि भाई ये जो ईरान है ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के ब्लड के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हम इमाम क्यों ना माने। तो 12 इमामों को मानना उन्होंने शुरू कर दिया, ऑफिशियल घोषित कर दिया, और उलेमाओं को उन्होंने ऑप्शन दे दिया, इधर कन्वर्ट और डेथ और फ्लैट, या तो यहाँ छोड़कर चले जाओ या फिर मर जाओ और या फिर शिया हो जाओ। तो मोस्टली उलेमाओं ने शैविज़्म को स्वीकार कर लिया, शीइज़्म को स्वीकार कर लिया। शीइज़्म को स्वीकार करने के बाद वहाँ बहुत सारा अंदर कत्लेआम मचा होगा, कत्लेआम मचा, उसने सबको मारा। तो शाह इस्माइल प्रथम के बाद जब शाह इस्माइल द्वितीय बैठा तो उसने बहुत तेज़ी से फिर डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम शिया हैं और हमारी सेपरेट इंटाइटी है, ये तुर्क जो है इस आधार पर हम पर कब्जा नहीं कर सकते कि वो सुन्नी हैं और वो ये कब्जा कर लेंगे, और ना ही इधर से ये कुर्द या उज्बेक कर सकते हैं। हम सेपरेट इंटाइटी हैं, हम शिया हैं। वहाँ से 200 वर्षों तक सफ़ाविद एम्पायर का शासन रहा। 200 वर्षों में उसने पूरे के पूरे सुन्नियों को शिया में कन्वर्ट कर दिया था। अब देखिए, मुसलमानों में कन्वर्जन नहीं हो सकता, ये कोई नहीं कर सकता, ये ऑफिशियल बात है। आप ईरान की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि 1501 से लेकर और 18वीं सदी तक वहाँ क्या चला। फिर बाद में 18वीं सदी के बाद यूरोपियंस घुसने लगे उधर, और फिर उसके बाद ये चालू हो गया। तो आप सोचकर देखो कि टर्की जो है वो इतना बड़ा सेल्फिश, अब ये सेल्फिश कौन था? ये जो शाह इस्माइल था, इसको सेल्फिशनेस ये थी कि साहब हम अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाएंगे और हम एक अपनी एम्पायर खड़ी करेंगे। उधर टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर को ये था कि वो सब सुन्नियों के अकेले बादशाह हैं, खुतबा पढ़ा जाए, तो उन्होंने कहा हम सुन्नी हैं ही नहीं, अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते सुन्नी नहीं, उन्होंने कहा तुम सुन्नी हो इसलिए हमारा खुतबा पढ़ो। ऑटोमन एम्पायर के पार्ट हो गए, तुर्क हो गए, तुर्कों की वो बात मानो। और उधर कुर्दिश अपनी कहानी बता रहे थे कि हम शियाओं के हेड हैं इसलिए हमको मानो। ये सब कुछ बताता है कि आज से नहीं, ये सैकड़ों वर्षों से कन्वर्जन का खेल चल रहा है। जहाँ लाभ होगा, जहाँ सत्ता होगी, सत्ता का जो रिलीजन होगा वो रिलीजन स्वीकार करेंगे। केवल सत्ता को, इनके विरोध को दबाना आना चाहिए। अगर सत्ता विरोध को दबाना नहीं जानती और वो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश करती रहेगी तो निश्चित रूप से परेशानी तो करते ही है। इसलिए जब ईरान पूरा कन्वर्ट हो सकता है, घर वापसी उनकी हो सकती है, तो सब जगह हो सकती है घर वापसी। जिस ओरिजिनल रिलीजन के वो लोग थे वो हो सकता है। लेकिन अभी टर्की ने अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते हुए कुरान जलाने वाले को भी समर्थन कर दिया। हालांकि ये सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट होता है, ये रिजर्वेशन क्लॉज होता है। कोई भी वहाँ नाटो की बैठक में घोषित कराया कि भाई हम इनका साथ देंगे, ठीक है इनको ले लो, लेकिन उसके बाद वो कंट्री में जाना पड़ता है, उस कंट्री की पार्लियामेंट भी उसको अप्रूवल दे। तो अर्दोजन पार्लियामेंट से अप्रूवल ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे पता नहीं, ले भी सकते हैं, क्योंकि अर्दोजन तो वहाँ एक छत्र अभी भी चुनकर आए हैं और एक छत्र राज चलाते हैं, तो अर्दोजन ले सकते हैं और कर सकते हैं। हंगरी भी अभी अप्रूवल उसने नहीं दिया, हंगरी भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कुरान जलाने वाले को भी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए माफ़ किया जा सकता है। ये टर्की जो अब नया गुरु बनना चाहता है, जो कभी गुरु हुआ करता था, जो सऊदी अरब को फेल करके सामने आना चाहता है, वो भी इस बात को स्वीकार कर लेता है। आप सोचिए, सबको सोचना चाहिए, इतिहास भी पता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।